Very good evening to all of you. Good evening, sir. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So let's start a class. What were discussed in the last class, please? Anyone? कोई बता सकता है हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ जी. आज मॉर्निंग की क्लास में हमने क्लास नहीं ले पाया, तो क्या डिस्कस करने वाले थे प्लीज़ बताइएगा. एनीवन? आप लोगों ने लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं? जो लास्ट लेक्चर जहाँ तक था, क्या टॉपिक हमने रोका था कि क्या डिस्कस करेंगे इसके बाद? So today we have to discuss about may proof, shall proof and conclusive proof. May presume, shall presume and conclusive proof. ओके. सो आई थिंक इंटरप्रिटेटिव जो हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज है अंडर सेक्शन 3, वो शायद हमने कंप्लीट किया था. और उसके बाद हमने कहा था कि कुछ प्रिजम्पशन हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो एज यू ऑल नो दैट फैक्ट क्या है, रिलेवेंट क्या है, रिलेवेंट फैक्ट क्या है. प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. किसी का माइक ऑन है? हाँ जी. आपने देखा कि फैक्ट पता चला, रिलेवेंट पता चला, रिलेवेंट फैक्ट पता चला, रिलेवेंसी पता चली, एडमिसिबिलिटी पता चली. व्हाट इज द रिलेवेंसी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी. ओके. फैक्ट एंड एविडेंस के बारे में पता चला आपको कि फैक्ट क्या हो सकता है, एविडेंस क्या हो सकता है. अब बात आती है कि ये हु विल डिसाइड दैट एनी फैक्ट इज एडमिसिबल एंड इट इज प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड. आपने देखा था कि ये जो प्रूव्ड है, डिसप्रूव्ड है, नॉट प्रूव्ड है, कब माना जाएगा कि डिसप्रूव्ड है? व्हेन अ फैक्ट इज टू बी said that it is approved, when a fact is said to be disproved, when a fact is said to be not proved. So ये जो प्रजम्पशन है, इसको वैसे हिंदी में क्या कहते हैं, कोई जानता है? व्हाट इज द हिंदी मीनिंग, इसका क्या है? प्रजम्पशन क्या हो सकता है? अवधारणा. अवधारणा. थोड़ा सा और क्लियर करेंगे अगर आप. अनुमान कह सकते हैं इसको एक तरीके का. क्यों? एक तरीके का इसको एजम्पशन कह सकते हैं, सपोजिशन कह सकते हैं, जैसा कि आप सपोज करते हैं कि हाँ ये होता है. बट दैट सपोजिशन इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड एक्सपीरियंस. अगर हम बात करें प्रजम्पशन की, और वो भी फैक्ट के प्रजम्पशन की बात करें, तो जो फैक्ट का प्रजम्पशन है, फैक्ट का अगर अनुमान लगाना है, तो फैक्ट का अनुमान कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड होगा. हो सकता है एक से ज़्यादा एजम्पशंस हो जाएं और एक प्रजम्पशन बन जाए कि अच्छा ठीक है ये, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें जोड़ने के बाद, कई सारे एजम्पशंस उठाने के बाद आप कह सकते हैं कि एक प्रजम्पशन हुआ. अच्छा ठीक है. हाँ, मतलब जो बच्चे होते हैं वो कम समझदार होते हैं बुजुर्गों की अपेक्षा. क्यों? आफ्टर कंसिडरिंग द एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रंस एंड द ओल्ड एज पर्सन्स, छोटी छोटी चीजें यू प्रिज्यूम, या यू, one presumption has been formed that they are less intellectual, children are less intellectual than the old age persons. तो आपने देखा कि छोटे छोटे एजम्पशंस हैं जिनके बेस पर कई सारे फैक्ट सर्कमस्टेंस में कुछ एक एजम्पशंस पर एक प्रजम्पशन तैयार हो जाता है. और अगर हम फैक्ट के प्रजम्पशन की बात करें अगर, तो फैक्ट का प्रजम्पशन क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द लॉजिक एंड द एक्सपीरियंस. किस पर बेस्ड है ये? इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड एक्सपीरियंस. लॉजिक एंड एक्सपीरियंस. तो ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हेन कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, व्हेन कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, व्हेन कोर्ट कंक्लूसिवली टेक अ फैक्ट एज अप्रूव्ड. किसी फैक्ट का या लॉ का अगर प्रजम्पशन
दोनों ही यहाँ पर बात की जा रही है। अगर हम बात करें अंडर सेक्शन 4, तो ऊपर का जो दो सेक्शन है, दो क्लॉज है, मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम, दैट इज फॉर द फैक्ट, बट लास्ट इज दैट इज फॉर द लॉ। तो अगर हम बात करें कि ये प्रिजम्पशन क्या है, व्हाट इज अ प्रिजम्पशन, व्हेन यू विल से दैट इट इज अ मे प्रिज्यूम, इट इज शैल प्रिज्यूम एंड इट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ। अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान किसी भी फैक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है एज अ एविडेंस, अगर वो प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो कोर्ट जरूरी तो है नहीं सब कुछ एक्सेप्ट करेगी। कोर्ट के पास दो तरीके का पावर है, एक मैंडेटरी पावर, दैट इज मैंडेटरी ऑब्लिगेशन, सेकेंड इज अ डिस्क्रिशनरी ऑब्लिगेशन। तो ये तो कोर्ट के पास पावर है कि वो किन फैक्ट को क्या करेगी, मे प्रिज्यूम करेगी, किन को शैल प्रिज्यूम करेगी। बट एविडेंस जो एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट, प्रोवाइड सर्टेन प्रोविजंस हाउ प्रिजम्पशन शैल बी टेकन एज अ एविडेंस, what is the discretionary power of a court to presume a fact, what is the mandatory power of a court to presume a fact। तो सबसे पहले एक वर्ड है presume, what is the meaning of the presume, note down please, write down। presume means supposed to be, presume means supposed to be। अच्छा, ये प्रिजम्पशंस की जरूरत क्या पड़ती है, कोई बता सकता है मुझे? शशांक, व्हाट इज द नीड ऑफ प्रिजम्पशन? तो प्रॉब्ली नॉट ईच एंड एवरी फैक्ट हर चीज को प्रूव नहीं कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। कुछ यूनिवर्सल फैक्ट है, उनको मान लेना ही सही है अकॉर्डिंगली सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर डायरेक्ट एविडेंस आपको मिल रहा है तो इज देयर एनी नीड टू टेक प्रिजम्पशंस, बताइए। नो सर, अगर कोई डायरेक्ट अगर एविडेंस आ रहा है तो इज इट नेसेसरी टू टेक इन्फ्रेंस फ्रॉम द नोन फैक्ट्स, जरूरी है कि उनका इन्फ्रेंस लिया जाए, बताइए। तो जो डायरेक्टली नहीं लिया जाता है उसी को तो हम कहते हैं कि इट इज अ लीगली, क्या है ये, कंक्लूसिव प्रूफ है ये। क्यों शशांक, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको एक। आपको याद होगा कि आप लोग चेक समझते हैं, चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में समझते हैं। यस सर। तो अगर कोई चेक काट करके किसी को देता है तो व्हाट इज अ प्रिजम्पशन, जैसे मैं अगर चेक काट करके आपके नाम दे दूं तो व्हाट इज अ प्रिजम्पशन इन द लॉ ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ? That It you is to have be to honored. payment. So that your account must hold that much amount which you have नो, So you are doing payment to someone. You are giving check. It means I have power to withdraw the amount. करिश्मा और बाकी के सारे लोगों के पास कोई डाउट, अभी कोई So क्वेश्चन it का should आंसर be नहीं? honored. हाँ ठीक है, इट्स ओके, वो तो ऑनर होगा ही, चेक है। बट प्रिजम्पशन क्या है? देयर इज अ कंक्लूसिव प्रिजम्पशन है अंटिल और दिस इज देयर इज अ शैल प्रिज्यूम। क्या शैल प्रिज्यूम है इसमें? कि दिस इज गिवन फॉर एनी कंसिडरेशन। शशांक, किस चीज के लिए दिया गया ये, बताइए। कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट इट इज गिवन फॉर सम कंसिडरेशन। ये चेक किस लिए दी गई है, बताइए। नहीं समझ पाए मेरी बात को क्या? Understood, sir. आप लोग नहीं समझ पाए क्या? अनुज, शशांक, यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी? अगर आपको चेक मिली है, आपके नाम की चेक है, तो वो चेक कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि ये चेक जरूर मेरा कोई बकाया होगा, लाइबिलिटी इसके ऊपर, इसीलिए इसने इसको चेक दी थी। क्यों सर? दैट विल बी प्रिजम्पशन इन द फेवर ऑफ चेक होल्डर। Yes, sir. शशांक, एम आई ऑडिबल? रिप्लाई नहीं तुम्हारा आ रहा है? हाँ जी। यस सर, यस, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, इतना टफ नहीं है समझने के लिए। आप अगर चेक काट करके किसी को देते हैं, इसका मतलब है कि उसका पैसा था आपके पास, इसलिए आपने चेक काट के दी है। दिस इज अ प्रिजम्पशन। और यह प्रिजम्पशन तब तक नहीं कट सकता है जब तक कि वो चेक चोरी न की गई हो या उसमें कोई फोर्जरी ना हुई हो,
तब तक इसको रिबटेबल नहीं कर सकते हैं. इट इज नॉट रिबटेबल. शैल प्रिज्यूम, इट शैल बी प्रिज्यूम दैट दिस चेक हैज बीन गिवन इन द कंसिडरेशन एंड unless or until it is not a case of theft or it is a case of a forgery. मेरी बात समझ रहे हैं? समझ में आया आपको ये? यस. ये बहुत ही सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूं आपको. तो प्रिज्यूम मीन्स सपोज टू बी, एक अनुमान है प्रिज्यूम. और प्रिजम्पशन क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी वी रिजॉर्ट टू द प्रिजम्पशंस. हमको सर्टेनिटी नहीं मिलती है, हम इसलिए प्रिजम्पशंस को लेते हैं, सपोर्ट करते हैं. क्या नहीं, जब कोर्ट को क्या नहीं मिलता है कि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं होती है केस में, पता नहीं चल पाता ये फैक्ट है या नहीं है, या इसमें एविडेंस है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि वी रिजॉर्ट टू द प्रिजम्पशंस एंड दैट मस्ट बी गाइडेड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट. उसको कैसे आपको प्रिजम्पशंस को अप्रिशिएट करना है, दिस इज गिवन इन मेनी सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. और सेक्शन 4 सिर्फ ये कहता है कि व्हेन कोर्ट मे प्रिज्यूम, when court shall presume, when it will be a conclusive proof of any fact. चलिए, the word presumption means, no doubt, the word presumption means an inference from known facts. The word presumption means an inference from known facts, full stop. Presumption can be defined as an idea, defined as an idea that is taken to be true on the basis of probability or a belief. हाँ जी, क्या इसका मतलब समझ में आया स्टेटमेंट का? कोई बताएगा मुझे? ऑफ प्रोबेबिलिटी और बिलीफ. ओके सर. हाँ जी. तो आपका जो प्रिजम्पशन है ये क्या है? एक आइडिया है दैट इज टेकन टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी और बिलीफ. कुछ प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है और कुछ बिलीफ के ऊपर बेस्ड है कि देखिए ये इस तरीके की सोसाइटी है, यहाँ के लोग ऐसे रहते हैं, तो ये लोग ऐसा करते हैं. दिस मे बी प्रिज्यूम, दिस मे बी अ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड कोर्ट मे प्रिज्यूम until or unless it is not disproved or court has not called for the proof it. तो ये चीज़ है. अब नागा जनजाति के लोग बताते हैं नंगे रहते हैं, मतलब कपड़े नहीं पहनते हैं, ऐसा है क्या अनुज? जी सर. वैसे मैंने सुना है, देखा तो इन्हें नहीं आज तक कभी, बहुत नज़र में नहीं आए वो लोग, तो ऐसा मैंने सुना है कि नागा जनजाति वो नागा और वैसे ऐसा है कुछ, या नागा बाबा कह लेते हैं उनको, या कुछ भी कह लेते हैं. एक प्रॉपर हम एक पर्टिकुलर लोगों की बात कर लेते हैं जो लोग रहते हैं. तो अब ये प्रिजम्पशन उस प्रॉपर अगर लिया जाए, अगर प्रिजम्पशन, तो कोर्ट इसको प्रिज्यूम कर सकती है अगर वहाँ पे कस्टमरी प्रैक्टिस है ऐसी, वहाँ के लोग ऐसे हैं, अगर कोई एक्सपीरियंस, कोई लॉजिक अगर मिलता है तो उसको कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है. अगर कोई इसको डिसप्रूव कर देता है, जैसे चलिए एक एग्जांपल, हाँ रिसेंट सिनेरियो देखने को आ गया है, हिजाब स्कूल पहनकर जाना. तो ये जो फैक्ट है हिजाब, क्या ये इस्लाम में स्कूल पहन करके जाना हिजाब इसेंशियल है क्या? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? नो सर. Yes, sir. Is it essential to wear hijab when you are going to the school? No, sir. No, It's sir. necessary. No, इतना आसानी नहीं है कहने में. शशांक, हाँ जी. So it is essential in the Islam that any woman who is going outside must do parda, and hijab is one of the aspect of that parda. Modern technique to like do parda by the women of that particular religion. So अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच लें यहाँ पर एक छोटा सा, तो when there is a personal law and there is a special law, then what shall prevail? बताइए.
there is a personal law and there is a special law on any issue of a personal law, then what shall prevail? Special. Spatial law. Special law. So when a school authority has made any law that any child of from any community, if he has taken admission in that institute, he has to comply with the terms and conditions of the university, college, then whether it is a right to claim that I will wear hijab in the college, is it a violation of fundamental right? Is it? I think yes, sir. Yes, sir. I think it is so, because it doesn't fundamental right cannot be said to be available at in a particular situation. Why not at the workplace or in school? Why not? There is a one ethos and a principle of constitution that state should be neutral. Are you getting my point, Sasank? State Yes. should be neutral in religion. So university, college, they are neutral. They must be secular. In what manner you will make secular? Secular means allow to every religion wear according to his own custom, culture. This is a secularism, I think. Or disallow to everyone not to wear any identification symbol of his any religion in that premise. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दो तरीके से सेकुलरिज्म फॉलो हो सकता है. एक, सभी को कह दिया जाए कि आप अपने अपने धर्म के मुताबिक आइए, पहनकर जो जिसको पहनना हो. दिस इज अ सेकुलरिज्म. कॉलेज शुड रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन. सेकेंड, कॉलेज शैल disallow to everyone. If you would like to take education in this institution, then you must follow the rules and regulation according to the state, and from any religion that rules everyone should be equal before the law. हाँ ससांक प्लीज बताइए. सर आप जैसा as you just mentioned sir कि there is a law, there is a general law which says that uniformity should be like promoted in the school, and accordingly all this controversy is going on. But because of that small law, that law, a fundamental right is getting violated. There is So one what thing. should be given? Sasank, there is one thing. Your fundamental rights are absolute right. Whether they are absolute right, No sir, it is subject to. is it human right? Religion is human right. Is it? Yes sir. No. Hmm? Religion is not human right. What's a human right? Inherent right. Human rights are inherent right. आपके बर्थ से जो आपको मिलते हैं वो आपके राइट है ना. अब रिलीजन राइट को चलिए ठीक है हम मानते हैं, आपने कह दिया अगर कि चलो ठीक है ह्यूमन राइट है, चलिए ह्यूमन राइट है, लेकिन क्या दीज आर एब्सोल्यूट राइट? फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट राइट? No. No sir. No. No, There are certain reasonable restrictions they can be introduced by the state. Are you getting my point? So this controversy वापस आ जाते हैं हम लोग. This is a very debatable question. We are coming here. This question, how this question can be determined? There is no direct proof कि ये क्या है. तो court may presume, shall presume, take a conclusive proof. क्या ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट को कोर्ट कैसे प्रिजम्पशन ले, इसका कैसे माने कि हाँ हिजाब इसेंशियल प्रैक्टिस टू द इस्लाम? तो कोर्ट में टेक अ प्रिजम्पशंस, बिकॉज इसका कोई डायरेक्ट तो है नहीं कि एक आदमी को बुला लिया जाए और वो बता दे और केस सॉल्व हो जाए. क्यों शशांक बताइए? एक आदमी तो है नहीं. अगर हम मानते चलिए प्रॉफेट मोहम्मद को मानते हैं, बट प्रॉफेट मोहम्मद इज नॉट अवेलेबल. उनको अगर बुलाया जाता, पूछा जाता कि साहब बताइए आप कि क्या ये है, तो डायरेक्ट टेस्टिमनी हो जाती. देयर इज नो नीड ऑफ प्रिजम्पशन. क्यों? देयर इज नो नीड ऑफ इन्फ्रेंस फ्रॉम नोन फैक्ट्स. फैक्ट्स से प्रिजम्पशन लेने की जरूरत नहीं थी, डॉक्यूमेंट से प्रिजम्पशन लेने की जरूरत नहीं थी. देयर इज अ वन original person is there and he can be testified, orally testified, his testimony can be recorded. Is that clear? तो बात आती है कि जो ये presumption है, the word presumption means an inference from a known facts. ये एक inference लेना है known facts से, and presumption can be defined as a idea that is taken to be true on the basis of
probability or a belief. तो अब बात आ जाती है कि ये जो प्रिजम्पशन है कितने तरीके का हो सकता है फिर शशांक? Sir, as per Indian evidence law, there are 3 kinds of presumption: may, shall, and conclusive proof. मे, शैल एंड कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और अलग तरीके से कहें तो प्रिजम्पशन मे बी ऑफ फैक्ट, मे बी ऑफ लॉ एंड मिक्स प्रिजम्पशन। कैसा हो सकता है प्रिजम्पशन? कैसा हो सकता है प्रिजम्पशन? प्रिजम्पशन मे बी फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड मिक्स्ड प्रिजम्पशन। Yes, sir. मिक्स प्रिजम्पशन फैक्ट एंड लॉ दोनों ही हो सकता है। हो सकता है लॉ के जरिए फैक्ट को प्रिज्यूम कराया जा रहा हो और फैक्ट के जरिए लॉ प्रिज्यूम हो रहा हो। एक फैक्ट है उसको ही मान लिया गया कि ये लॉ है। ऐसा है कई जगह पर, जैसे कंसेंट ऑफ वुमेन। तो आपने देखा कि प्रोविज़न दिया गया है सीआरपीसी में या एविडेंस में शायद दिया गया है कि अगर कंसेंट, अगर महिला कोई कह देती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो ये इट्स इनफ टू कंसीडर दैट स्टेटमेंट, दिस विल बी प्रिज्यूम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक ये फैक्ट है, अगर महिला खुद अगर महिला कहती है और उसकी टेस्टिमनी होती है और वो कह देती है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है विदाउट कंसेंट, देन दैट विल बी, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रूविंग डिसप्रूविंग, दैट विल बी अंडरस्टूड, दिस इज अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ वुमेन। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes. Sir, it will be the presumption of law. Yes, it is a presumption of law, but this is a fact. That is a presumption of law. एक fact है, but ये presumption of law है। कोई एक्ट या कुछ ऐसा नहीं है कि ये कोई है, बस एक fact को कह दिया गया, this fact is a presumption of law। ये presumption है, law में इसको presume किया जाएगा। अब आप बात कर सकते हैं कि ये जो सेक्शन है प्रिजम्पशन के, एक बार मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ एक बार रीड करेंगे तो उसके आगे फिर हम बात करेंगे। प्लीज जस्ट रीड सेक्शन 4। Yes, sir. Section 4 may presume. Whenever it is provided by this act that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved, or may call for proof of it. ओके, सो आफ्टर रीडिंग दिस सेक्शन दो चीजें हैं इसमें। एक, कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट until or unless it is disproved, यही दिया गया है ना कि कोर्ट डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट के पास, कोर्ट हैज डिस्क्रिशनरी पावर टू प्रिज्यूम एनी फैक्ट, प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट if it is not, unless it is not disproved। लेकिन इसके साथ ही एक चीज और जोड़ी गई है, क्या कि कोर्ट को एक और डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट को लगता है कि ये क्या है कि कोर्ट presumes that there is no existence of this fact, may call for the proof of it। क्या कर सकती है कोर्ट? एक पहला प्रिजम्पशन पॉजिटिव असर्शन है जिसको पॉजिटिवली असर्ट कर सकती, हाँ ये प्रिजम्पशन है, ठीक है मान लेते हैं, ओके। सेकंड, वो मान तब लेते हैं जब हम देयर इज नॉट, यानी कि क्या है, until or unless that fact is not a disproof, and court also have power to call for the proof of it। अगर उसको लगता है कि yes this fact is not in existence and court may take presumption about that fact, court wants to take presumption in the favor of that fact, court may call for the proof of it। So this is a डिस्क्रिशनरी। तो इसमें कोई क्लेम कर सकता है क्या शशांक कि नहीं नहीं सर आपको ये प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा और मैं इसके लिए प्रूफ दे सकता हूं आपको, आप प्रिज्यूम करिए इसको? No, sir. नो, दिस इज अ डिस्क्रिशनरी। सोनाली, Yes, sir. मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? किसी फैक्ट को प्रिज्यूम करना, और वो भी क्या है, जब मे प्रिज्यूम है तो क्या है ये, इट इज अप टू द कोर्ट दैट कोर्ट मे प्रिज्यूम unless it is court may presume the existence of that fact unless it is disproved,
और रिबटेड. सेकेंड, कोर्ट में ऑल्सो कॉल फॉर द प्रूफ ऑफ इट. प्रज्यूम करेगी, उसके बाद भी कोर्ट कह सकती है, कोर्ट डिस्प्रूव नहीं किया गया है, बट कोर्ट में आस्क द प्रूफ फॉर दैट फैक्ट. कोर्ट उसके लिए कह सकती है कि आप प्रूफ लाइए, मैं प्रज्यूम करना चाहता हूं, बट नो वन कैन क्लेम एज अ राइट. कोई पार्टी कह सकती है कि सर नहीं, इसका प्रजम्पशन जरूर करिए, ये मे प्रज्यूम में आ सकता है. बताइए, नहीं ना? हाँ जी. बट सेल प्रज्यूम के बारे में बात करते हैं. जस्ट रीड द सेक्शन 4 का सेल प्रज्यूम, सेकेंड क्लॉज. Shall presume whenever it is directed by this act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ की कमी आपको दिखाई पड़ी. किस चीज़ की कमी मिली आपको यहाँ पर नेहा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मे प्रज्यूम एंड शैल प्रज्यूम? Call for proof of it. Means court cannot call for the proof of it. This is a mandatory. Court shall presume. No, it's a not discretionary. It's a mandatory. Means अगर एक फैक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है और उस फैक्ट में अगर किसी ने अगर कहा कि सर ये एक फैक्ट है एंड कोर्ट इज ओबलाइज्ड या कोर्ट है, इट इज अ मैंडेटरी टू द कोर्ट टू प्रिज्यूम द फैक्ट. तो अगर वो सेल प्रिज्यूम का अगर प्रोविजन है तो उसको प्रिज्यूम करना पड़ेगा. इट इज अ मैंडेटरी. कोर्ट मना नहीं कर सकती है. क्यों? क्या नहीं कर सकती? Yes, sir. कोर्ट क्या नहीं कर सकती है? Court cannot deny. कोर्ट कैन नॉट डिनाई. उसको प्रिज्यूम करना पड़ेगा. जैसे एक एग्जांपल है सेल प्रिज्यूम का, मैं आपको छोटा सा बता सकता हूं कि अगर सुसाइड हुआ है एक वुमेन का, तो सुसाइड हुआ है तो अगर ये पता चलता है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस में इट इज अ डाउरी डेथ, तो देयर इज अ प्रिजम्पशन इन द फेवर ऑफ डिजीज पर्सन. किसके फेवर में प्रिजम्पशन है कि उसकी डेथ कैसे हुई है? she has Due to been dowry and she has been abated, subjected to cruelty. क्यों? Yes, sir. ये प्रिजम्पशन है ना, ये लीगल प्रिजम्पशन है. कोर्ट शैल प्रिज्यूम दिस फैक्ट कि अगर 7 साल के अंदर उसकी मृत्यु हुई है, उसको डेथ कॉज हुई है और देयर शी हैज बीन सब्जेक्टेड टू द क्रुएलिटी, देयर इज अ अबेटमेंट. अगर ये दो चीजें हैं तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम दिस फैक्ट. ये सेक्शन 113A. लेकिन यहां पर कोर्ट क्या नहीं कह सकती है प्रूफ करने के लिए? अगर ये दो चीजें मिल जाती हैं उसको, तो कोर्ट कहेगी कि नहीं मुझको और लाइए एविडेंस, मैं देखना चाहता हूं, और चीजें समझना चाहता हूं, मैं डॉरी डेथ नहीं मानूंगा तब तक जब तक प्रूफ नहीं हो जाता है. अगर ये दो चीजें प्रूफ हो गई, दो चीजें पता चल गई कि डेथ 7 साल में हुई है शादी से और सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी, सो इट्स अ लीगल प्रिजम्पशन. इट्स अ कोर्ट शैल प्रिज्यूम दिस फैक्ट. क्यों नेहा? Yes, sir. मेरी बात समझ में आई आपको? Yes, तो sir. यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कोर्ट के पास. अगर कोर्ट ने वो प्रिजम्पशन की कंडीशन फुलफिल कर ली, तो एक और एग्जांपल है ऐसा ही. एक 30 साल का डॉक्यूमेंट है, तो उसको कब माना जाएगा कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या पुराना 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है और इसकी वैलिडिटी मानी जाएगी कि ये है करेक्ट 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट. चलिए अभी हम आगे और बात करते हैं. अभी ये प्रोविजन शायद आपने पढ़े नहीं है इसलिए आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन ये आपको समझ में आया नहीं आया? शैल प्रिज्यूम, यहां पर कोर्ट को पावर नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि ही मे कॉल फॉर द प्रूफ ऑफ इट. अगर वो शैल प्रिज्यूम है तो अनलेस इट इज डिसप्रूव मींस दैट शैल प्रिज्यूम मे बी रिबेटेबल और ए नॉन रिबेटेबल. कैसा हो सकता है शैल प्रिज्यूम? दैट मे बी rebuttable दैट or irrebuttable. हाँ, तो अगर हम बात करें तो
फैक्ट जो है, जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, दैट मे बी ऑफ रिबटेबल प्रिजम्पशन और नॉन रिबटेबल प्रिजम्पशन। रिबटेबल का मतलब क्या होता है? जिसके अपोजिशन में लोग आवाज उठा सकें और उसको रिबट कर सके, मींस दे कैन कॉन्ट्राडिक्ट द प्रिजम्पशन कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और ये जो आपने प्रिजम्पशन लिया है ये फेवर प्रिजम्पशन नहीं लिया जा सकता क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शंस हैं इसके लिए, ठीक है। इसी तरीके से नॉन रिबेटेबल है तो दैट नॉन रिबेटेबल इज कंक्लूसिव प्रूफ, एक तरीके का वो कंक्लूसिव प्रूफ हो सकता है जिसको नॉन रिबट किया जा सकता हो, किसी तरीके से कोई नॉन रिबेटेबल चीजें नहीं हो सकती उसके लिए। तो आपने देखा कि ये दो चीजें आपको पता चली कि एक बार प्लीज नोट करेंगे, कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सेक्शन 114, जैसे मैंने मे प्रिज्यूम की बात की थी, तो मे प्रिज्यूम ने आपने देखा था कि व्हेन अ कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, सो दैट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट ईदर रिगार्ड सच फैक्ट इज प्रूफ, जब तक कि वो प्रूफ हो जाए, एंड अनलेस अंटिल इट इज नॉट डिसप्रूव, कोर्ट हैज अ डिस्क्रिशन मे कॉल फॉर द प्रूफ ऑफ इट। कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है मे प्रिजम्पशन में कि वो बुला सकती है कि आप आइए वो प्रूफ कर दीजिए इसको, मैं मानना चाहता हूं। अगर आप प्रूफ कर लेंगे अगर इसको तो ठीक है, इट्स ओके। नाउ there is a one section that is a very important for a may presume. There are certain things which may be presumed by the court. The existence of certain things may be presumed by the court. Section 114. सारे लोग जाकर के बैरक में 114 देखेंगे। Just see the 114. हाँ जी। कोर्ट में presume existence of certain facts. तो एक चीज यहाँ पर क्वेश्चन मेंस में आपसे पूछा जा सकता है, प्रियंका ध्यान दीजिएगा कि Yes, sir. व्हाट आर द फैक्ट्स वेयर कोर्ट मे प्रिज्यूम, ओके, व्हाट आर द फैक्ट्स एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कोर्ट मे प्रिज्यूम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मे प्रिज्यूम एंड द शैल प्रिज्यूम। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बनते भी हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। क्यों कि under what circumstances or what facts may be presumed by the court, what in what circumstances the existence of fact may be presumed by the court. What is the difference between a may presume and a shall presume? तो 114 आपको directly deals with, loan down please, 114 deals the court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened, and based on natural events, human conduct and public and private business in relation to other things। कि देखिए कोर्ट वही चीज़ों को प्रिज्यूम कर सकती है जिनको वो मे प्रिज्यूम कर सकती है, जो कैसी हैं, दैट बेस्ड ऑन अ नेचुरल इवेंट्स, ह्यूमन कंडक्ट, पब्लिक बिजनेसेस, रिलेशन टू अदर थिंग्स। जो चीज़ें ऐसा है कि घटित होती रहती हैं, समाज में घटित होती रहती हैं। सेक्शन 114 डील्स the court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened based on a natural events, human conduct, public and private businesses in relation to other things। तो वैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि ठंड के दिनों में दिन छोटा होता है और अंधेरा जल्दी हो जाता है, दिस इज अ फैक्ट। निकिता, क्या नाम है तुम्हारा? नितिका, हाँ नितिका, yes हाँ जी, sir. हाँ जी, नितिका। तो ये फैक्ट है एक। अगर आप कोर्ट हैं तो क्या करेंगे आप इसको? अगर ये बात सामने आती है कोर्ट में कि देखिए एक इंसिडेंट हुई है, रात के 8 बजे इंसिडेंट हुई है, घना कोहरा था, अंधेरा था, और वो दिसंबर में हुई है, तो देयर इज अ फैक्ट
द फैक्ट इज दिसंबर में बहुत ठंड होती है, और ठंड के समय में आपको याद है कि 6 बजे ही दिन अस्त हो जाता है, तो 8 बजे घनघोर अंधेरा हो सकता है अगर गांव है तो अब ये क्या है, इसके लिए कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है क्या, बताइए। Yes, sir. अगर इसमें कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है अनटिल और अनलेस इट इज नॉट डिस्प्रूव, क्यों? Yes, sir. ठीक है। और अगर लगता है कि नहीं नहीं, कोर्ट को लगता है अरे क्या बात कर रहे हो, दिसंबर में मैं भी गांव में रहा हूं, इतना भी नहीं अंधेरा हो जाता है, तो प्लीज जस्ट शो द डेटा या शो द रिकॉर्ड, शो द प्रूफ कि 6 बजे अंधेरा हो जाता है, इतना अंधेरा हो जाता है कि दिखता नहीं कुछ, और ठंड ज़्यादा होती है इसलिए 6 ही बजे दिन अस्त हो जाता है, तो इसका प्रूफ मांग सकती है ना कोर्ट। इट्स अ डिस्क्रिशनरी टू द कोर्ट। अगर कोर्ट पढ़ी लिखी है, समझदार है, गांव में कभी रही है, उसको पता है कि हाँ 6 बजे या घर के बाहर कभी निकली है दिसंबर में, तो उसको इतना अनुभव होता है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द लॉजिक एंड एक्सपीरियंस। क्यों? इट्स अ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। शशांक, मेरी बात समझ रहे हैं आप? यस। तो ये जो फैक्ट है ये मैं प्रिज्यूम किया जा सकता है, अगर ये डिस्प्रूव ना किया जाए, सामने वाला ये ना कहे नहीं नहीं सर दिसंबर में सर 8 बजे दिन अस्त होता है, तो वो देगा एविडेंस, और अगर नहीं देता है तो ये मान सकते हैं कि ये मैं प्रिज्यूम किया जा सकता है, अगर अनुभव है कोर्ट को लिख सकता है दिस फैक्ट इज प्रिज्यूम दैट 6 o'clock सूर्यास्त हो जाता है, अंधेरा होता है, ठंड होती है, तो दिस इज जस्ट अ मैं प्रिज्यूम। तो बात आती है कि सेक्शन 114 डील्स द कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट which it thinks likely to have happened based on the natural events, human conduct, public and private businesses relation to other things। तो ये कुछ ऐसे एक्ट हैं 114 में जिनके ऊपर कोर्ट में प्रिज्यूम कर सकती है, कुछ ऐसे फैक्ट हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट्स कोर्ट में प्रिज्यूम। शशांक एक बार 114 में कुछ पॉइंट्स रीड करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, पूरा रीड करने चलेंगे ना तो ये लेक्चर जो मैं प्रिज्यूम सेल्फ प्रिज्यूम बड़ा लंबा चले जाएगा, ठीक है। तो हाँ, आपको समझदारी थोड़ी सी दिखानी है कि वहां पर ऐसे ही फैक्ट, चलिए मैं रहने दीजिए, वहां मत जाइए, वहां हम बाद में बात कर लेंगे। हम बात कर लेते हैं एक फैक्ट की, जैसे एक स्क्रैप्स खरीदने वाला व्यक्ति है और उसके पास पुलिस एक आइटम रिकवर करती है, और पुलिस आइटम क्या रिकवर करती है, एक सोने की मूर्ति रिकवर करती है, और वो मूर्ति एक मंदिर से चुराई हुई मूर्ति होती है। तो कौन से प्रिजम्पशंस आते हैं उसके अगेंस्ट, प्रियंका? जी सर। कौन से प्रिजम्पशंस हैं उसके अगेंस्ट? वेदर ही इज थिफ, ही मे बी थिफ, यस सर, और he has stolen, he has purchased the stolen property, he has purchased a stolen property knowing that it is a stolen property। क्यों? यस सर, ये दो फैक्ट तो आ ही सकते ना। आपके पास अगर कोई चीज पाई जाए और वो आपकी ना हो तो ये क्या माना जाएगा, या तो आपने चोरी की है इसको, और या आपने इसको खरीदी है कहीं से, आपने चोरी की हुई जमीन, चोरी की हुई किसी व्यक्ति से। क्यों? यही तो प्रिजम्पशन होगा ना, बताइए। यस सर। अच्छा चलिए एक एग्जांपल देते हैं, ये कहानी तो बात की बात है। एक बार मैंने 200 रुपये आपको बताया था, आपका अपना अनुभव बताया था मैंने, बस से उड़ते हुए पाए थे, याद है आप लोगों को? यस सर। अब बाकी लोगों को याद है नहीं याद है? यस सर। मैं जा रहा था और मैंने 200 रुपये वो उड़ते हुए पाए थे बस से, और वो मुझे ही मिले थे। घर आने पे बताया कि ये 200 रुपये, और मैं बस से उड़ करके और मेरे पास आ गए। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फैक्ट अगर ये कोर्ट में पेश किया जाए तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी? हाँ जी, कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी? चोरी से मिला होगा वो पैसा, चोरी किया होगा। या तो आपने चोरी की है, या किसी से आपने क्या किया है, ये चोरी किए हुए व्यक्ति से आपने ये लिया हुआ है, क्योंकि ये पैसा आपका है नहीं। क्यों? तो ये क्या है, कुछ सर्टेन फैक्ट्स हैं जो ह्यूमन एक्सपीरियंस और लॉजिक पर बेस्ड हैं, और जो क्या है, नेचुरल इवेंट्स, ह्यूमन कंडक्ट, पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस एंड लिसन टू अदर थिंग्स। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, उनकी लिस्ट दी गई है। जस्ट सी द 114 प्लीज, एक बार देखिए आप लोग, सारे लोग ध्यान दीजिए। हाँ करिश्मा बताइए। सर मैं एक्चुअली हाँ जी हाँ जी,
बताइए बताइए, हिंदी में पूछ लीजिए Yes, करिश्मा। sir, I हाँ am जी। saying हाँ, कि अगर मैं जज होती तो आई शैल प्रिज्यूम कि दिस अमाउंट इज हाउ योर, क्योंकि हाउ आपके हाउ पास सेल हाउ सेल प्रिज्यूम? क्योंकि सर पैसों को कैसे पता चलेगा कि ये आपके हैं या किसी और के हैं, पैसों क्योंकि को आपको 200 रुपीज तो आपके भी हो सकते हैं। कैसे पता चलेगा ये आपके? हाँ। एक बच्चे के पास 200 रुपये और 2000। आपने कहानी अभी आपने सुनी नहीं ना, इसलिए आपने ये बोला हुआ है, आपने फैक्ट नहीं सुने हुए ना, इसलिए। यस सर। आप पुराने लेक्चर्स देखिए, फिर से आपको वही सजेशन है, ओके सर। ठीक है? क्योंकि आपको फैक्ट नहीं पता, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन है। तो ये क्या है, एक चलो मैं बता देता हूँ तुम्हें, तुमने क्वेश्चन किया यहाँ पे, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे बाकी लोगों के लिए नहीं है। एक बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ अभी 4 साल है, 5 साल है, और उस बच्चे के पास 200 रुपये आ जाते हैं, जिस घर में 20 रुपये भी गिनती के रखे जाते हैं, और सबके पास आपकी जेब में पता होता है किसके पास कितना पैसा है, जिस समय कैश फ्लो जीरो हो, और उस समय एक के पास 200 रुपये दिखे, तो प्रिजम्पशन सेल होगा या मे होगा? क्यों सर मे होगा फिर तो। मे होगा नहीं, दिस इज अ ह्यूमन कंडक्ट। ये ह्यूमन कंडक्ट से पता चलता है आपके कि आप कहाँ से, अच्छा रोड पे जा रहे तो बस से उड़े और तुम्हें मिल गए, वाओ नाइस, स्टोरी अच्छी है, क्यों? तो ये है रिलायबल, क्रेडिबल है क्या? कोई ट्रस्ट वर्दीनेस है इसमें? थोड़ी बहुत भी ईमानदारी की बू आ रही है इसमें बिल्कुल भी, या नहीं आ रही है? क्यों? तो ये क्या है, ऐसी चीज़ें ह्यूमन कंडक्ट में आती हैं, और ये ह्यूमन कंडक्ट है कि कोई चोरी करता है तो कहानियाँ बनाता है, ठीक है? और वो कहानी कितनी सॉलिड होती है ये डिपेंड करता है, और ये बिल्कुल सॉलिड नहीं है। तो ये क्या है, इसके एग्जिस्टेंस के बारे में कोर्ट क्या कर सकती है? अगर ये कोर्ट के सामने जाए मुकदमा, तो कोर्ट क्या कर सकती है? मैं प्रिज्यूम कर सकती है, और प्रिज्यूम करने के बाद कॉल फॉर प्रूफ इट, इसके प्रूफ के लिए कॉल कर सकती है, एविडेंस लाइए, ठीक है? बट ये जो मैंने कहा आपको कि अगर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी किसी के पास पाई जाती है, तो या तो उसने खरीदी है स्टोलन प्रॉपर्टी, और या तो वो चोर है, दो में से एक चीज है। शशांक, दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फैक्ट मे बी एडमिटेड, जो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फैक्ट इज अ मे प्रिज्यूम, कोर्ट मे प्रिज्यूम दिस फैक्ट, ओके? इज इट क्लियर शशांक? यस सर। So there are certain 114 में आप देखिएगा, there are certain fact whose existence may be presumed by the court. कौन कौन से एक बार प्लीज रीड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी समझ में भी आ जाएगा, प्लीज। हाँ जी सर 114 को पढ़ना है। हाँ जी, एक बार देख लीजिए, अगर कम छोटा प्रोविजन है तो आप लोग रीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग अपने आप देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर इसका बस आई क्लॉज बहुत बड़ा है, मतलब इलस्ट्रेशन के अंदर। इलस्ट्रेशन रीड नहीं करनी है आपको, है इलस्ट्रेशन ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना सब कुछ नहीं बताया जा सकता है, आपको बेसिक बताया जा सकता है, ठीक है? वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाएंगे। में प्रिज्यूम में सर A to I में पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ। 114 आप देखेंगे, जस्ट सी द 114। कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। हाँ द बिल्कुल, कोर्ट में पढ़ो सर। हाँ जी हाँ जी। The court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened regard being had to the common course of natural events, human conduct, and public and private business in their relation to the facts of the particular case. ओके तो आपने देखा कि ये तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि कोर्ट को अगर लगता है कि लाइकली टू हैव हैपेंड समथिंग, कोर्ट में प्रिज्यूम ए न्यू फैक्ट, एंड फॉर दैट that fact must have been in the common course of natural events, human conduct, or public and private businesses, or related, it must be in relation to the other things also. अब बात आती है कि यहाँ पर एक बार आप कोर्ट में प्रिज्यूम, एक इसके इलस्ट्रेशन को रीड करेंगे, पहला और दूसरा जस्ट रीड करिए। Illustration: the court may presume A, that a man who is in possession of stolen goods soon after the theft is either the thief or he has received the goods knowing them to be stolen unless he can account for his possession. ओके तो ये क्या माना जाएगा? एक फैक्ट माना जाएगा कि या तो आप चोर हैं, और या तो आपने चोरी की प्रॉपर्टी खरीदने की आपकी आदत है, स्टोलन प्रॉपर्टी खरीदते हैं आप। दो चीज़ें आपके अगेंस्ट में आएंगी जो मैं प्रिज्यूम की जा सकती हैं, और आपसे कोर्ट डिस्क्रिशनरी कह सकती है कि आप प्रूफ कर दीजिए कि आपने चोरी इस इंटेंशन से नहीं खरीदा है स्टोलन प्रॉपर्टी के, तो इट्स ओके।
इसके साथ ही एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि देखिएगा, इलस्ट्रेशन सी, जस्ट सी द इलस्ट्रेशन सी, बाकी के सारे बहुत सरल हैं, आप लोग अपने आप इनको रीड करिएगा प्लीज, ठीक है। हाँ, इलस्ट्रेशन सी, that a bill of exchange accepted or endorsed was accepted or endorsed सी 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 for good सी consideration. सी इसके नीचे जाइएगा आप। सर illustration C है। हाँ जी, हाँ जी, नीचे रीड करिएगा, एज टू इलस्ट्रेशन सी। हाँ जी, Okay sir. हाँ जी, As to illustration C, A, the drawer of a bill of exchange was a man of business. B, the acceptor was a young and ignorant person completely under A's influence. ओके, बस। बस बस, ठीक है, ठीक है। तो ऊपर की आप अगर देखेंगे डी में क्या दिया गया कि दैट अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड और एंडोस वाज एक्सेप्टेड एंडोस फॉर गुड कंसिडरेशन। तो जब बात आती है कि कोई चेक काट करके किसी के नाम देता है, तो क्या बच्चे के नाम चेक काट करके देता है कभी? शशांक, कभी 18 साल से बच्चे के नाम चेक काट करके नहीं देगा, क्योंकि अकाउंट ही नहीं खुल रहा है। क्यों? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे? कोई ऐसा है जो 18 साल से कम उम्र का है और उसको चेक काट करके दे दे कि मैंने ये चेक तुमको दे दिया है और लो और ले जाओ इसको, और वो लड़का बाद में कहे कि सर आपने मुझसे लिया था पैसा इसलिए आपने चेक काट करके दिया है? तो देयर इज सर्टेन प्रिजम्पशन दैट दिस बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर हम बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज की, कि ए द ड्रॉवर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज वॉज अ मैन ऑफ बिजनेस, बी द एक्सेप्टर वॉज यंग एंड इग्नोरेंट पर्सन। और जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर के घूम रहा है, ये एक यंग और इग्नोरेंट पर्सन है, इसको पता भी नहीं इसके बारे में क्या है ये, और ये कह रहा है कि मेरा पैसा इनके ऊपर उधार था और मैं लेकर के, जैसे किसी व्यक्ति को पड़ी हुई चेक मिल जाए, उसको पता ना हो उसके बारे में, ये पता चले उसको कि चेक है, तो किसी भी बैंक में पहुंच जाए, कहे कि सर मुझे पैसा दे दीजिए, पता चले कि वो चेक क्या है, किसी और के नाम की चेक है, तो बाद में पता चला नहीं नहीं हमने उन्हीं के नाम से कटवाई थी चेक ये। तो वो टाइप ऑफ प्रिजम्पशन, कैसा प्रिजम्पशन है? ये प्रिजम्पशन माना जाएगा कि ये क्या है, ये इग्नोरेंट है, इसने कहीं से चेक उठाई है, तो इसके लिए प्रूफ करना जरूरी होगा कि ये चेक क्या है, कि ये गुड कंसिडरेशन में चेक नहीं काटी गई है। क्यों प्रियंका, क्या है ये? इसके लिए जो चेक दी गई है, जिसने भी चेक दी है, वो दैट इज नॉट गिवन इन अ गुड कंसिडरेशन एंड कंसिडरेशन शैल नॉट बी प्रूव्ड। ये नहीं माना जाएगा कि ये चेक जो है किसी काम के लिए दी गई थी, किसी पर्पस के लिए, या किसी कंसिडरेशन के तौर पर ये चेक दी गई थी। This will not be accepted as a presumption. Is it clear? शशांक, कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? ये कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है इतना ज़्यादा। हाँ जी, कोई डाउट है अगर किसी को तो आप लोग प्लीज़ मैसेज करेंगे एक बार, क्योंकि इस सेक्शन में हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं तो फिर हमारा जो टॉपिक है वो छूट जाएगा। प्लीज़, हमने आपको बताया कि 114 में आप देखेंगे कि कोर्ट में प्रिज्यूम, आपको यहीं पर समझना है कि किन चीज़ों, कौन सी ऐसी चीज़ें हैपन हो जब कोर्ट प्रिज्यूम कर ले, और प्रिज्यूम करने के बाद वो कैसी चीज़ें हो, नेचुरल इवेंट की, ह्यूमन कंडक्ट हो, पब्लिक एंड प्राइवेट बेस। इतना ही लिख दोगे, बहुत है, बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। प्रियंका, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। इलस्ट्रेशंस अपने दे सकते हो, जैसे अगर मैं आपको बात कहूँ कि एक डाकिया है और आपने एक पोस्ट किया, लेटर पोस्ट किया आपने, या समन आपने इशू कराया कोर्ट से, और कोर्ट से समन इशू कराया, तो वो कॉमन, उसकी बात अगर करें तो ये कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, लेकिन उसका समन रिटर्न नहीं आया, तो ये माना जाएगा, क्या माना जाएगा, कि वो नहीं डिलीवर हुआ है। क्यों? अगर रिटर्न नहीं हुआ है साइन होकर के, तो ये माना जाएगा डिलीवर नहीं हुआ ना। यस सर। यही तो होता है ना, कि अगर कोई समन इशू हुआ है, या कोई आपने पोस्ट, चलिए ठीक है, आपने कोई पोस्ट की, और पोस्ट करने के बाद आप उसकी रिसिप्ट आप देखते हैं कि मतलब जब डिलीवर होता है तो आपके पास आजकल मैसेज आता है, फ्लिपकार्ट से देखते हैं या कहीं से भी आप सामान कोई ऑर्डर करते हैं, तो जब डिलीवर होता है तो मैसेज आपके पास आता है ना कि दिस थिंग हैज़ बीन डिलीवर्ड टू यू, वापस रिटर्न मैसेज उसके पास भी जाता है कि यस डिलीवर्ड। क्यों? ऐसा होता है ना। तो ये क्या है, ये क्या है, एक पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस में एक ये इस तरीके का कस्टम है, इसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि अगर डिलीवरी मैसेज अगर आपके पास आ गया, इसका मतलब आपको डिलीवर हुआ, इसका मतलब आपने ओटीपी बताई है। क्यों? आपने ओटीपी बताई तभी तो डिलीवर हुआ होगा ना। यही तो होता है ना, आपसे मांगता है ना ओटीपी, आप ओटीपी बताइए सर,
जब आप ओटीपी बताते हैं तो इसका मतलब वो आदमी आपके सामने है, उसने ओटीपी बताई आपसे और आपको डिलीवर किया है सामान और डिलीवर हो गया है। दिस इज अ क्वेश्चन। ये कैसा क्वेश्चन है? पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कोर्ट में प्रिज्यूम कर सकती है फैक्ट को, और अगर लगता है कि जब तक डिस्प्रूव नहीं हुआ उसे प्रूफ मानेगी, और कोर्ट को लगता है कि इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी, कोर्ट के लिए डिस्क्रिशनरी है, वो चाहे तो आपसे कह सकती है कि आप प्रूफ दिखाइए, आप रिसिप्ट दिखाइए कि आपके पास अभी शो कर रहा है कि फूड इज कुकिंग नॉट डिलीवर्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या कह सकता है आपसे कि आप स्क्रीनशॉट भेजिए हमको, देखें आपके पास डिलीवर नहीं दिखा रहा है, तो ये कोर्ट कर सकती है। दिस इज अ मे प्रिज्यूम। सेक्शन 114, देयर आर सर्टेन फैक्ट्स whose existence may be proved, may be taken as a presumed, ठीक है, by the court। चलिए, इट्स ओके। इसके साथ ही हम अगर बात करें, जस्ट नोट डाउन प्लीज, just note down, a presumption is a legal or factual assumption। a presumption is, ये theoretical है, थोड़ा आपको theoretical note करना पड़ेगा यहाँ पर। a presumption is a legal or factual assumption drawn from the existence of certain facts। a presumption is a legal or a factual assumption drawn from the existence of certain facts। a court, when it may presume a fact, has Sir, discrete drawn, sorry sir to interrupt in between, sir, but drawn from the existence of certain facts। देखिए, इसको समझने की कोशिश आप लोग करिए प्लीज़ थोड़ा सा, इसीलिए मैं आपको नोट भी करा दे रहा हूँ, बहुत बेसिक पॉइंट्स नोट कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं नोट करा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा घुमा फिरा के एक ही चीज़ बोली जा रही किताबों में, इधर उधर सब जगह मैंने देखा है कि मतलब मैंने 40 पन्ने मैंने पढ़ा एक आर्टिकल, और 40 पेजेस पढ़ने के बाद मुझको पता चला कि इसमें सिर्फ 4 वर्ड है। आई हैव डाउनलोडेड वन आर्टिकल, ऐसा सारे से एक देखा मैंने आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल दिख रहा था, लेकिन इधर उधर की बातें कर रहे थे 40 पन्ने में, ठीक है, कुछ था नहीं उसमें। उसको पढ़ने के बाद मुझे यही समझ में आया कि जो मैंने पहले बनाया था अपना लेक्चर वो बेस्ट था, उस आर्टिकल में इधर उधर की बातें हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता चली कि ये प्रिजम्पशन इज अ लीगल और अ फैक्चुअल एजम्पशन ड्रॉन फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट। तो इसके नीचे कॉलम करके खींच के 2 लाइन लिख सकते हो ना कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, बीच में लिख सकते हो मे बी प्रिजम्पशन ऑफ, मे बी अ मिक्स प्रिजम्पशन ऑल्सो। ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं ये सटीक बोल दिया गया है कि नहीं नहीं मिक्स प्रिजम्पशन होगा, जरूरी नहीं है शशांक। यस सर। ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कहीं लिखा हुआ है कि सेक्शन में लिखा है कि मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम एंड मिक्स प्रिजम्पशन, नो नो। ये डिस्कशन के तौर पे ही बता सकते हैं आप कि क्या हो सकता है कि प्रिजम्पशन इज अ लीगल और फैक्चुअल एजम्पशन ड्रॉन फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। तो ये लीगल और फैक्चुअल में क्या हो गया, एक हो गया प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, एंड देयर आर आल्सो चांसेस ऑफ द मिक्स प्रिजम्पशन। तो ये इसमें कोई वो नहीं कह सकते नहीं नहीं कोई बहुत बड़ा जूरिस्ट कुछ बोल के चला गया, सब यही कह रहे हैं। A court, when it may presume a fact, a court, when it may presume a fact, has discretion to presume it as proved, or to call for confirmatory evidence of it। आपने देखा कि मे प्रिज्यूम में कोर्ट को भी डिस्क्रिशन है कि वो उसके प्रूव होने का, कि वो चाहे तो डिस्क्रिशन के मामले में अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करके कह दे कि ठीक है प्रूव्ड है ये फैक्ट, या फिर वो कंफर्मेशन के लिए अपने प्रूफ मांग सकता है। व्हेन द प्रिजम्पशन इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, व्हेन, आपने क्या लिखा प्लीज एक बार बताएंगे हमें? हाँ जी। A court, when it may presume a fact, has discretion to presume as proved or to call for confirmatory proof of it। नेहा, आप इधर उधर की बातें कर दे रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है शायद, प्लीज एक बार फिर से रिपीट करिए कोई दूसरा आदमी। Yes, sir.
एक A बार court, when it may presume a fact, has discretion to presume it as proved, comma, or to call for confirmatory evidence of it. हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए नेहा, वर्ड इधर उधर करोगे तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि वर्ड्स का बहुत मतलब है यहाँ ये पर। सब पीछे से नॉइज थी नहीं। कोई बात नहीं है, इट्स ओके। हाँ, इसके लिखेंगे आप एविडेंस ऑफ इट एज द सर्कमस्टेंस रिक्वायर, इसके आगे ही जोड़ देना है, इट के बाद फुल स्टॉप नहीं करना है, एज द सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर। कॉल फॉर प्रूफ इट जो लिखा हुआ ना, उसको तब कर सकता है जब सर्कमस्टेंसेस रिक्वायरमेंट है कि हाँ यहां पर जरूरत पड़ रही है कि कंफर्मेशन चाहिए कोई। when the presumption is not a hard and fast presumption, when a court, when it may presume a fact, has discretion to presume it as proved, comma, or to call for confirmatory evidence of it as the circumstances require, full stop। ठीक है नितिका? हाँ जी। Yes, sir. Okay. Now, next paragraph में लिखेंगे, when the presumption is not hard and fast, when a presumption is not a hard and fast presumption, incapable of rebuttal, incapable of rebuttal, incapable of rebuttal, a presumption is presumptio juris ad de jure. Sir, please repeat. When the Sir, presumption is please not go a bit slow. okay, when the presumption is not a hard and fast presumption, comma, it is incapable of rebuttal. This incapable of rebuttal को हम क्या कह सकते हैं? That is a presumptio juris et de jure. ये presumption of law हो सकता है। जो ये incapable of rebuttal हुआ तो वो कैसा हो गया? जिसको रिबट नहीं कहा जा सकता, that is a conclusive होगा। क्यों? कैसा होगा शशांक? जो इनकैपेबल ऑफ रिबटल है वो तो कंक्लूसिव प्रूफ हुआ ना फिर। Yes, sir. तो ये कंक्लूसिव, अगर कंक्लूसिव हुआ तो इसको क्या बोलते हैं? इनकैपेबल ऑफ रिबटल जो है प्रिजम्पशन, उसको हम बोलते हैं अप्रिजम्सियो जूरिस, अप्रिजम्सियो जूरिस एट डे जूरे, ई टी डी ई जे यू आर ई, अलग अलग लिखना सारा, ठीक है? प्रिजम्सियो जूरिस एट डे जूरे, ठीक है? तो एक और छोटी सी चीज़ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मे प्रिज्यूम एंड सेल प्रिज्यूम? कोई बता सकता है मुझे अब, अगर किसी को कुछ समझ आ गया है तो? मे प्रिज्यूम और सेल प्रिज्यूम में क्या अंतर हो सकता है? Sir, may presume is a discretionary thing which rebuttable means rebuttable arguments दे सकते हैं उसमें, लेकिन discretion of the court पे वो होता है। लेकिन shall presume it is mandatory on the court to presume such things, but also that is applicable for rebuttal. It could be disproved by giving evidence. अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि the word may presume deals with the rebuttable presumption, सही है ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और अगर मैं ये कहूँ कि सेल प्रिज्यूम इज रिबटेबल एंड इरिबटेबल बोथ? Sir, हाँ जी, बताइए। Sir, it is irrevocable. इट इज अ it is rebuttable. sir. Yes. कैसे इरिबटेबल है करिश्मा, बताइए? सेल प्रिज्यूम रिबटेबल नहीं, रिबट नहीं किया जा सकता है? सर रिबेटेबल है, रिबटेबल शैल होता है इरिबेटेबल। हाँ जी, इसका मतलब क्या है? दोनों ही रिबटेबल है। क्यों शशांक? Yes, sir. मेरी बात Yes, sir. क्या है? दोनों ही रिबटेबल है ना? So one more difference is in may presume court may call for proof, and in shall presume court does not call for proof. ओके।
इसका मतलब क्या हुआ जो तुमने बात कही सोनाली? इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो है मे प्रिज्यूम दैट इज अ डिस्क्रिशनरी, Yes, sir. एंड शशांक जो मे प्रिज्यूम है दैट इज अ मैंडेटरी, कि कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा। Obliged to prove. और Obliged to prove presume as well. it means it is a mandatory to court to presume a fact, that is a mandatory presumption, and unless or until it is not disproved it shall be used as a proved। क्यों? अगर ये रिबट नहीं किया गया तो ये प्रूव माना जाएगा। कोर्ट कैन नॉट कॉल फॉर द प्रूफ ऑफ इट। क्यों शशांक, समझ में आया? यस सर। और अगर मे प्रिज्यूम है तो कोर्ट के सामने चिल्लाते रहो, सामने वाला बिल्कुल नहीं रिबट कर रहा है, और आप कहेंगे सर जब वो सामने वाला नहीं बोल रहा है तो आप क्यों नहीं मान रहे, तो कोर्ट कह सकती है, कोर्ट मे कॉल फॉर द प्रूफ ऑफ इट। कोर्ट अपने संतोष के लिए मांग सकती है कि देखो मुझको भरोसा नहीं हो रहा है, वो कहें चाहे ना कहें कुछ भी, लेकिन मुझे संतोष नहीं हो रहा है, प्लीज आप लाइए, एविडेंस लाइए। अब क्यों प्रियंका? सो मे प्रिज्यूम इज डिस्क्रिशनरी exercise of power, but in shall presume it is a rebuttable, mandatory, may presume, rebuttable and discretionary। correct? हाँ जी, कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। the basic difference between may and shall, note down please। अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं, नोट करना चाहेंगे क्या आप? हाँ जी, Yes, sir. okay, please note down difference between may presume and shall presume। the word may presume deals with a rebuttable presumption, and it is discretionary to the court। second, the word shall presume can be interpreted that whenever it is directed by this act, the court shall presume a fact। Sir, can be interpreted that the word shall presume can be interpreted that whenever it is directed by this act, that the court shall presume a fact, comma, it shall regard such fact as proved, unless until it is disproved, this is also one kind of rebuttable and mandatory, चलिए इतना ही काफ़ी है डिफरेंस। अगर आप इतना बता देंगे ना अगर किसी को, या अगर आप मेंस में भी इतना लिख देते हैं, दैट इज सफिशिएंट। ओके, तो रिपीट कर देंगे लास्ट वाला प्लीज़, कोई भी रिपीट करेगा? हाँ जी, जिसने लिख लिया रिपीट करिए। In may presume, word shall presume. In may presume, it deals with rebuttable presumption and discretionary to court. Word shall presume can be interpreted as whenever it is directed by this act that the court shall presume a fact, it shall such fact as proof unless and until it is disproved। Okay, This is also one kind of rebuttable and mandatory। तो ये चीज़ समझ में आई नितिका? इतना यहाँ तक तो समझ में आ गया ना सब लोगों को? कोई डाउट है किसी को? प्लीज़ कोई ऐसा है जो मैसेज कर सकता है प्लीज़, अगर किसी को डाउट है तो अभी जस्ट मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं एक बार। कई लोग हैं आप क्लास में, आज तो बड़ा खुश नसीब हैं कि मतलब सारे लोग आ गए हो शाम की क्लास में। सुबह तो आप लोग उठते नहीं हो, वैसे आज गाली मतलब मैं दे सकता हूँ सभी लोगों को एक तरफ से ना। सुबह क्यों नहीं उठते हो सब लोग, ये बताओ क्या रीज़न है आप लोगों का? इसमें जितने लोग हैं 22-25 लोग हैं, प्लीज़ तेज़ी से बताइए एक तरफ से सारे लोग एक एक करके। हाँ नितिका, आप क्लास में क्यों नहीं आती मॉर्निंग में? सर बस एक ही दिन मिस कर रहा हूं। ओके ठीक है, चलिए। हाँ जी करिश्मा, क्लियर नहीं है अभी, क्लास में मॉर्निंग में क्यों नहीं आप ज्वाइन करते हैं?
अच्छा बहाना बनाइए, जल्दी से, तेजी से बनाइए, 2 मिनट देता हूँ मैं सभी लोगों को। बताइए। इतने सारे लोग हैं, सारे लोगों को एक मैं आज फिर से एक बढ़िया अच्छी सी नसीहत देता हूँ। जो मुझे नसीहत मिली थी, मौका अच्छा है तो बता देता हूँ तुम लोगों को, सभी लोगों को। आज 25-26 लोग हो तुम लोग। मेरे एक सर थे, मुझे आईपीआर पढ़ाते थे, अच्छा आईपीआर पढ़ाते थे। उस समय मेरी औकात नहीं थी आईपीआर समझने की, इसलिए मैं सोचता था पता नहीं क्या बकता रहता है ये, क्या ये बर्न कन्वेंशन, जेनेवा, पता नहीं कहाँ कहाँ की इधर उधर की बात करता है, जिन कंट्री का नाम मैं जानता तक नहीं था उस समय, मतलब तो उन सब का नाम ले देता था। मुझे लगता था पता नहीं कहाँ कहाँ की फालतू फालतू बात करता है टीचर, लेकिन नहीं। उसी पेपर में मतलब फिर मैंने मास्टर्स में उसको आईपीआर ही लिया, और मास्टर्स में मैंने एलएलएम भी आईपीआर में ही किया फिर, और नौकरी भी शायद आईपीआर में ही करूँगा जा करके। तो मुझे बाद में समझ में आया बड़ा अच्छा सब्जेक्ट था, शायद मैंने वो आईपीआर उन्हीं के चक्कर में लिया भी, अगर मैं बात करूँ तो, वरना मैं आईपीआर को बिल्कुल टच नहीं कर रहा था। वो ऐसा वैसा दुनिया की चीज़ बताते थे। बात ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कल पढ़ लूँगा, अपने आप पढ़ लूँगा, नो डाउट पढ़ तो लोगे ही, क्योंकि ठोकर खाने के बाद भी लोग समझदार तो बन ही जाते हैं। क्यों शशांक, मेरी बात समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे हैं? यस सर। समझदार तो लोग बन ही जाते हैं। जैसे कि अब कल को अगर आप जज बन जाएं रगड़ के, घिस घिस के इधर उधर से, और आकर के बोले सर आप तो कहते थे कि मैं जज नहीं बन पाऊंगा, आप जज बन पाएंगे, आप जज बन सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी बन सकते हैं, पता है। और आप अगर मुझसे ये कहेंगे कि अरे मैंने सर नहीं पढ़ाई की और देखा सर बिना पढ़े सर मैं बन गया, ऐसा नहीं है। आप 8 साल बाद जज बन जाएंगे तो क्या फ़ायदा रहेगा? पता है आपके मम्मी पापा देखना चाहते हैं कि आप जज बन जाएं, पता नहीं वो रहें ना रहें, या फिर जो आपके वेल विशर्स हैं वो चाहते हैं कि आप कुछ हो जाएं, और उसके बाद मालूम पड़ा कि आप बन तो गए, लेकिन जो चाहते थे उनके सामने नहीं बन पाए, तो क्या फ़ायदा फिर? का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चूकी पुन क्या पछताने। क्यों? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, अपने जीवन में थोड़ा सा कष्ट उठाइए सुबह उठने का, ठीक है? जिनको लगता है कि नहीं नहीं, जो लोग उठते हैं वो फ़ायदा उठाएंगे, कोई नहीं रोक सकता उनको, वो तुमसे आगे हमेशा रहेंगे। तुम सिलेक्शन हो सकता है इधर उधर के तरीके अपना करके सेलेक्ट हो जाओ, बट जीवन में जो परफेक्टनेस है वो नहीं रहेगी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। आगे हम बात करें। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर प्लीज़? हाँ जी वर्णिका, कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, इसके साथ ही हम कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बात करते हैं। प्लीज़ एक बार कंक्लूसिव प्रूफ आप लोग एक बार रीड करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में। Conclusive proof. When one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall, on proof of the one fact, regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. ओके, कि अगर एक फैक्ट है और उस फैक्ट के लिए कहा गया कि दूसरा वाला फैक्ट अगर मिल जाए तो ये माना जाएगा कि कंफर्म हो गया। क्यों नीतिका? यस सर। क्या पता चला कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ वन फैक्ट एंड रिक्वायर्ड ओनली वन फैक्ट, उसके लिए सिर्फ एक फैक्ट की और रिक्वायरमेंट है, और वो फैक्ट अगर मिल जाता है तो ये माना जाएगा कि दिस इज अ कंक्लूसिव प्रूफ, नो रिबटल ऑफ दैट फैक्ट, इट इज अ इरिबटेबल प्रिजम्पशन। कैसा हो जाएगा ये? कैसा हो जाएगा ये? Irrebuttable and mandatory. इट इज अ इरिबटेबल प्रिजम्पशन। जैसे आधा नोट अगर आपको मिले कोस्टल पे चेन्नई के, और आधा कोई और लेकर के आ रहा है, और मैच करने के बाद दोनों के नंबर अगर पता चल जाते हैं कि अच्छा ठीक है तो सेम नोट है, तो इज इट रिक्वायर्ड एनीथिंग टू प्रूव दैट ही इज अ ओरिजिनल पर्सन और नॉट? बताइए। No, sir. No other evidence is required. चलिए एक और एग्जांपल। एक टिकट लेकर के आप सफर कर रहे हैं ट्रेन में, उस टिकट के ऊपर एक पीएनआर है नोट, और उस पीएनआर को आपने कागज पे नोट कर लिया, और ट्रेन में सफर कर रहे हैं, टिकट आपकी गिर गई है, बट आपके पास पीएनआर है, और टीटी आता है, व्हाट्स योर नेम, नाम बताया आपने, टिकट दिखाइए, टिकट नहीं है सर, गिर गई है।
तो अगर उसके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिस पर वो पीएनआर डाल के चेक कर सकता है, तो वो आपसे क्या पूछेगा, जो एक फैक्ट है जिसकी वजह से कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा कि यस यू आर अ राइट पर्सन, तो क्या है वो? पीएनआर नंबर। पीएनआर नंबर। अगर पीएनआर नंबर आपको पता है तो उसके अलावा जरूरत है किसी चीज की शशांक प्रूफ करने की? फिर नो सर। किसी चीज की जरूरत है क्या कि नहीं नहीं मैंने कहां से खरीदी थी टिकट, तुमने कौन से काउंटर से ली थी, कितने की ली थी, 375 रुपये 15 पैसे की कैसे हो सकती है टिकट, गलत बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। इज देयर एनी अदर फैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन एज अ प्रिजम्पशन? दिस इज अ कंक्लूसिव प्रूफ। क्या कंक्लूसिव प्रूफ है? कि अगर एक फैक्ट है एग्जिस्टेंस में, उसके साथ एक और फैक्ट बताया जाए कि ये वाला फैक्ट अगर मिल जाए ना, तो दैट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ। तो बात आती है कि सबसे अच्छा जो एग्जांपल कंक्लूसिव प्रूफ का है, ए और बी की शादी होती है, एक साथ घर में रहते हैं और उनका एक बच्चा होता है। वो बच्चा किसका है? पड़ोसी का। क्यों? नो सर, इट शैल बी प्रिज्यूम कि ये बच्चा उन्हीं का है। ये शैल प्रिज्यूम है या इट्स अ कंक्लूसिव प्रिज्यूम या इट्स अ इरेपुटेबल प्रिज्यूम? इट्स अ कंक्लूसिव प्रूफ। शशांक, क्या इसके ऊपर सुनवाई की जाएगी क्या कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है? इट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ सर। इट्स अ कंक्लूसिव प्रूफ, इट्स अ इरेबुटेबल प्रिजम्पशन कि अगर 280 दिन के अंदर, अगर 280 डेज के अंदर अगर बच्चा हुआ है शादी से, तो दिस इज अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट दिस इज अ रियल, दैट पर्सन हु हैज बीन मैरिड, जो मेल पर्सन है, दैट पर्सन शैल बी द फादर ऑफ दैट चाइल्ड। अच्छा चलिए ठीक है, इट्स अ इरिबटेबल, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस अंडर दैट सेक्शन। उसी सेक्शन में वो प्रूफ तो तब होना चाहिए जब शशांक वो फैक्ट प्रूफ होना चाहिए जो कि दूसरा फैक्ट बताया जा रहा है। क्यों? वो क्या लिखा हुआ है वहां पर कि नॉन एक्सेस इज प्रूव्ड। क्या प्रूफ किया जा सकता है? किसके लिए लिया जा सकता है एविडेंस? जो नॉन एक्सेस अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं, जो वर्ड यूज किया गया है 112 कब है, कहां पर दिया है? 112, तो वहां पर एक वर्ड दिया गया है कि किस चीज को प्रूफ किया जा सकता है, इसको रिबटेबल अगर बनाना है तो। नॉन एक्सेस अगर प्रूफ कर सकते हैं तो कर लीजिए, बट इट्स अ कंक्लूसिव प्रूफ कि 280 डेज में अगर बच्चा है तो वो उन्हीं दोनों लोगों का है जिनकी शादी होकर के आई है। नहीं कह सकते कि भाई साहब ये बच्चा जो है वो गिफ्ट में आया है या फिर ये तुम्हारा जो है ये दहेज है। ठीक है, इसे दहेज नहीं माना जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये Yes, sir. हाँ जी हाँ जी। So can we say it as one fact is dependent on another fact? डिपेंडेंट की बात तो नहीं कर सकते, बट दैट इज अ मैंडेटरी फैक्ट, दैट फैक्ट मस्ट बी प्रूव। शशांक, कैसा होना चाहिए? मैंडेटरी है वो। यस। कैसा? ये मैंडेटरी फैक्ट है दूसरा वाला, तभी कंक्लूसिव प्रूफ हो सकता है कि एक फैक्ट जो कि दूसरे फैक्ट को अगर प्रूव नहीं हो रहा है, दूसरा फैक्ट अगर एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो ये फिर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। ये क्या होगा? ये रिबटेबल रहेगा, सेल प्रिज्यूम हो सकता है। और कोर्ट में बताया गया कि कौन कौन सी चीजें कंक्लूसिव प्रूफ मानी जाएंगी। देयर आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच आर कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, तो इसके साथ ही एक चीज और है कि जो एक कंक्लूसिव एविडेंस एंड कंक्लूसिव प्रूफ, ये दोनों ही एक ही वर्ड है। एक जजमेंट में बताया है, आपके बैरक में भी दिया गया, नीचे देखेंगे अगर आप, कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कंक्लूसिव एविडेंस एंड कंक्लूसिव प्रूफ, बोथ वर्ड्स आर द सेम, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के फैक्ट को प्रूफ करने की बात करते हैं। वो एविडेंस भी प्रूफ करने की बात करता है और वो कंक्लूसिव प्रूफ भी जो भी होगा वो क्या करता है? फैक्ट के एग्जिस्टेंस की और नॉन एग्जिस्टेंस की बात करता है। इज इट क्लियर? हाँ जी। Yes. अब अगर हम बात करें कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि डीएनए टेस्ट कराने की बात हो जाती है शशांक, क्यों? यस सर, यही दिमाग में भी आ रहा था सर। हाँ जी, 112 के ऊपर हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कभी कभार ये होता है कि लोग कहते हैं नहीं नहीं डीएनए कराइए तब हम मानेंगे। क्यों? बताइए।
DNA test prevails over presumption of conclusive proof under section 112. प्रियंका, It will prevail, sir, Yes, but sir. you हाँ जी, इन नंदलाल वसुदेव बडवैक वर्सेस लता नंदलाल बडवैक में सर ये बोला गया है। 2014 का केस है, सामने जो आपके दिया हुआ है 112 में, आपके नीचे इलस्ट्रेशन में कमेंट्स में दिया गया है। जस्ट सी द कमेंट सेक्शन प्लीज। डीएनए टेस्ट के बारे में जो कमेंट सेक्शन है प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन देखेंगे। डीएनए टेस्ट का रीड करिएगा प्लीज। यस सर। हाँ जी, DNA test prevails over presumption of conclusive proof under section 112. हाँ जी। इसके साथ ही एक और सेक्शन क्लास, इसको थोड़ा सा रीड करेंगे। जो सेकंड केस है इसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफ और मिलेगा इसके बारे में। हाँ जी, रीड करिए। Yes, sir. Section 112 of the Evidence Act was enacted at a time where the modern scientific advancement and DNA tests were not even in contemplation of the legislature. The result of DNA test is said to be scientifically accurate. Although Section 112 raises a presumption of conclusive proof on satisfaction of the conditions enumerated therein, but the same is rebuttable. The presumption may afford legitimate means of arriving at an affirmative legal conclusion. While the truth or fact is known, there is no need or a room for any presumption. Where there is evidence to the contrary, the presumption is rebuttable and must yield to proof. When there is a conflict between a conclusive proof envisaged under law and a proof based on scientific advancement ओके, प्लीज accepted. प्लीज। Yes, sir. शशांक, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देखेंगे तो आपने जो प्रिजम्पशन पढ़ा है सेक्शन 4 में और सेक्शन 12 में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सेक्शन 4 में जो कंक्लूसिव प्रूफ की बात हो रही है दैट इज अ इरेपिटेबल प्रिजम्पशन, बट Yes, sir. दिस 112 जो आप देख रहे हैं कि कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, तो ये दिस इज यूजिंग द वर्ड Rebuttable, sir. रिपिटेबल। हाँ, तो ये रिपिटेबल की जो बात कर रहे हैं, मैंने कहा था आपको कि कोई भी चीज इरिपिटेबल कब होगी या कंक्लूसिव प्रूफ सेक्शन 4 के मुताबिक कब होगी शशांक? सेक्शन 4 के मुताबिक कैसे कब होगा वो कंक्लूसिव प्रूफ? जब एक फैक्ट एग्जिस्टेंस में है और दूसरा फैक्ट उसको क्या होना है? प्रूव होना है सर। वो एग्जिस्ट करे ना, यही ना? क्या है कि वन इज इन एग्जिस्टेंस एंड अनदर फैक्ट, जो कि दूसरा फैक्ट उसी के लिए जरूरी है, इट इज अ मैंडेटरी। अगर वो एग्जिस्ट करता है देन इट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ। तो जनरली हम कंक्लूसिव प्रूफ को इरिपिटेबल कहते हैं, बट सेक्शन 112 में एक कंडीशन दी गई है कि इट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट ही इज द लेजिटिमेट सन ऑफ द मैन अनलेस it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten. तो क्या कंडीशन जो फैक्ट है, ये फैक्ट प्रूव अगर नहीं कर रहा है तो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा? क्यों? अगर कोई ये प्रूफ कर ले जाता है कि सर हम तो सर अमेरिका में थे सर, शादी हमारी हुई सर वो वीडियो कॉल से, तो सर ये बच्चे मतलब जो है ये कैसे, मतलब शशांक वीडियो कॉल से शादी हो सकती नहीं हो सकती है मुस्लिम्स में? यस सर, हो सकती है। हो सकती है। तो ये बच्चे जो है मतलब हैं ये नॉन एक्सेस प्रूफ हो जाएगा ना? इट इज व्हेन ट्रुथ इज नोन टू एवरीवन दैट द पर्सन विथ whom lady is married was in America and ceremony was held online, then how this child has been begotten? कैसे ये बच्चे हो गए? तो ये क्या है? इट्स अ रिबटेबल। तब ये रिबटेबल माना जाएगा, और रिबटेबल है अगर ये नॉन एक्सेस प्रूफ कर दिया जाए। क्योंकि क्या नहीं प्रूफ कर पा रहा है शशांक? कंक्लूसिव प्रूफ क्यों नहीं है ये? क्योंकि वन फैक्ट इज इन एग्जिस्टेंस बट सेकेंड फैक्ट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस विथ सर्टेन
कंडीशंस जो कि 112 में दी गई हैं कंक्लूसिव प्रूफ होने के लिए। इज इट क्लियर? हाँ जी सर तो फिर भी सेक्शन 112 में वर्ड तो कंक्लूसिव प्रूफ यूज हुआ है सेल के। शशांक, अगर आप जब आपने पहली लाइन में कंक्लूसिव प्रिजम्पशन के बारे में पढ़ा था तो उसने जी क्या सर। कहा था कि एक फैक्ट एग्जिस्टेंस में है, दूसरा एग्जिस्टेंस में जैसे ही आएगा उसका कंक्लूसिव प्रूफ हो जाए। तो जब बात आती है कि दूसरे फैक्ट की, तो 112 पूरा फैक्ट है, 112 पूरा एक ही होगा ना, तो जी सर। 112 के अगर कंप्लाई नहीं हो रहा है तो कैसे हो जाएगा कंक्लूसिव प्रूफ? और 112 में लिखा हुआ है कि अनलेस इट कैन बी शोन दैट द पार्टीज हैज नो एक्सेस, दिस इज आल्सो कंडीशन ऑफ दैट सेक्शन ना। ओके जी सर। हाँ जी। दूसरी चीज है कि इन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट प्रिवेल्स ओवर द प्रिजम्पशन ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ अंडर सेक्शन 112। तो ये डीएनए टेस्ट तब प्रिवेल करेगा, कहा कि साइंटिफिक डेवलपमेंट हो चुके हैं, तो प्रिजम्पशन तब के लिए थे जब ये साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं थे, जब लाल और हरा तार जो है लगाने से बल्ब जल जाता था, तो तब नहीं पता था हमको, तो हम करंट खा जाते थे। लेकिन अब तो पता है ना कि लाल हरा तार लगाओगे तो किसी को करंट मार देगा, अब तो पता है सभी को, एवरीवन नोज अबाउट दिस। लेकिन अगर आपको ये पता था कि घर के सारे मेंबर्स जानते हैं कि लड़का कभी घर आया ही नहीं, या लड़का कहीं दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद रह रहा है, कहीं लड़की सिर्फ रह रही थी यहीं, तो अगर ये दिस ट्रुथ इज नोन टू एवरीवन, देन डीएनए टेस्ट शैल प्रिवेल ओवर द कंक्लूसिव प्रूफ। इज इट क्लियर? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? ये केस का नाम आप लोग नंदलाल वासुदेव बदवाइक वर्सेस लता नंदलाल बदवैक AIR 2014, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ब्रीफ नोट कर लेंगे आप लोग प्लीज, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में कई बार पूछा गया ये, ठीक है? इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक चीज और है कि शशांक, ये जो बात की गई है रिबटेबल और इरिबटेबल की, तो ये कहीं लिखा नहीं है शशांक, मेरी बात समझ रहे? यस। अगर सेक्शन 12 आप रीड करेंगे तो वहां पर कहीं ये नहीं लिखा कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है, ये रिबटेबल है, ये इरिबटेबल। तो देयर आर सर्टेन सेक्शंस व्हिच आर कंक्लूसिव, व्हिच शोज द कंक्लूसिव प्रिजम्पशन, सेक्शन 41, जस्ट सी द सेक्शन 41। हाँ जी, जस्ट सी द सेक्शन 41। यस सर, इसमें नॉट कंक्लूसिव प्रूफ की बात। ओके हाँ जी, कोई कि ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाएगा। सेकंड 112 एंड 113, यस वहाँ कंक्लूसिव प्रूफ की बात। 113 एंड 82 में क्या है एक बार बताइए? हाँ जी, 82 में क्या है सर? 82 तो सेल प्रिज्यूम का है। 82 42 लेकिन no, नॉट कंक्लूसिव प्रूफ का है सर। किसका है? 42 की लास्ट लाइन, लास्ट 5 वर्ड्स। नो 113 में प्रेज्यूम का है। जस्ट सी द 113 क्या है एक बार प्लीज रीड करेंगे। 113 में क्या दिया है? 113 is also of conclusive proof, sir. Proof Conclusive of proof secession of territory. हाँ जी, Yes, sir. कैसे देखा है आप? 41 112 41 112 113, ठीक है, और 42 भी सर। 42, हाँ 42, और एक सेक्शन आईपीसी में है, शायद आप लोगों को याद है या नहीं याद है सेक्शन? सर 42 तो इसमें लिखा है सर 42 नहीं है सर। 42 नहीं है शशांक, Not one. 82 है शशांक, और 82 है आईपीसी में, पता है आपको? सर यहाँ हाँ जी, 82 शैल प्रिज्यूम है। 82 आईपीसी में आप लोग देखेंगे, 82 में डॉली कैपेक्स की या इन कैपेक्स की बात की गई, दैट इज अ प्रिजम्पशन। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? दिस इज अ इरिबटेबल प्रिजम्पशन। 7 साल से कम बच्चा जो है अगर वो कोई अपराध करता है तो ये क्या है शशांक? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग?
यस क्या है कि 7 साल से जो कम बच्चा अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करता है तो वो क्या है, इम्यून है ना फुल्ली। यस सर। तो ये क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है कि अगर प्रूफ हो जाता है कि ये 7 साल से कम का है तो कोई एविडेंस मांगा जाएगा क्या? नो सर। नहीं मांगा जाएगा ना। तो ये 82 में ही दिया गया है ना सर, डॉली इन कैपेक्स। यस सर। हाँ जी। तो ये कुछ सेक्शन थे, इसके साथ ही आप लोग अगर ध्यान देंगे थोड़ा सा तो रिबटेबल प्रिजम्पशन इज ऑल्सो नोन एज प्रिजम्प्शियो जूरिस टेंटम। ये जो प्री में पूछा जाता है कभी कभार क्वेश्चन, रिबटेबल प्रिजम्पशन एक एक लाइन में नोट कर लेंगे क्योंकि ये प्री में पूछा जाता है, इसका मेंस के लिए आपका कोई संबंध नहीं बहुत ज़्यादा। रिबटेबल प्रिजम्पशन मे बी नोन एज प्रिजम्प्शियो जूरिस टेंटम, प्रिजम्प्शियो juris tentum, and irrebuttable presumption known as presumptio juris ad de jure। इसको एक नोट तरीके से आप नोट कर लेंगे। Sir, please repeat. Rebuttable presumption is known as presumptio juris tantum। एक लैटिन मैक्सिम है, लैटिन वर्ड है एक तरीके का, presumptio juris tantum। and irrebuttable presumption is presumptio juris ad de jure। हाँ जी। under the presumption of fact, no down, under the presumption of fact, the concept of shall presume is utilized in these in following sections। ये आप नोट कर लेंगे तो आपको अंदर का पता चलेगा एविडेंस एक्ट में कहाँ पर क्या प्रोविजंस हैं। द प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स, अंडर द प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ शैल प्रिज्यूम is utilized in section 86 to 88, 86 to 88, 90, 113 कैपिटल ए, 113 कैपिटल बी। तो दो चीज़ें हैं कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो 86 टू 88 और 90 तक शायद ये आप देखेंगे तो वहां पर आपको प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट दिखेगा। क्यों? यस सर। वैसे ये जो मैं बता रहा हूँ आपको प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये मेरा नया अपना ही बताया हुआ है एक तरीके का, क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में ही आ जाता है ये। क्यों? क्योंकि फैक्ट में सब कुछ आ जाता है, कहा गया हो, लिखा गया हो, सुना गया हो, सब कुछ, वो साइकोलॉजिकल फैक्ट या फिर फिजिकल फैक्ट्स। तो हम बात करेंगे 86 सर ये मैं प्रेज्यूम में होगा सर। 86 टू 88 या सर 86, 87, 88, 90 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा। यस सर, मैं presume में सर हूँ। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और नेचुरल प्रिजम्पशन में आए गए। एक सेक्शन 86 आप लोग देखेंगे जस्ट। Yes, sir. Presumption as to certified copies of foreign judicial records, the court may presume that any document. अच्छा ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक, करेक्ट करेक्ट, ओके। हाँ इसमें से सर सेल प्रिज्यूम में सर 79, 85, 89, 105 एक बार 11 एक बार इनको नोट कर लीजिए प्लीज़, आप लोग अलग अलग नोट कर लेंगे प्लीज़, ठीक है। हाँ जी 86 में $79 Sir, 80. 80 हाँ जी Sir, 81. 81 81A. 81 और 81A सेल प्रिज्यूम है ये, ठीक है। Yes, sir. हाँ जी 81 और 81A ये सेल प्रिज्यूम है, ठीक है। 82 भी तो सेल प्रिज्यूम सर 80 से लेके 85 तक सेल प्रिज्यूम है। 79, 80, 81, 81A, 82, 83. 83, 84, 85,
85A, 85C, 85B 89 also. या B ऑल्सो। 86 से सर मे प्रिज्यूम स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। चलिए ठीक 86 है, एक बार प्लीज़ इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करना पड़ेगा। इट्स ओके, हम इसको बाइफरकेट करके बताएंगे आपको, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली ये मेरे पास जो मैंने किया था शायद उसको मैंने वेरीफाई नहीं किया था। आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। सर हो गया, वो क्लियर हो गया सर। सर 79, 80, 81, 81A, 82, सर 83, 84, 85, 85A, B, C, देन सर 89। सर इतना ही है। एक काम उसके करते हैं, बाद 105 है, 111A है, 113B है और 114A है। हाँ जी, Yes, एक काम sir. करना, एक काम करिएगा, कोई भी एक आदमी मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, ये दोनों ही सेक्शंस जो प्रोविजंस हैं इनको एक अलग करके और एक बार शेयर करेंगे, ठीक है। हाँ ओके जी, सर, इनको ओके सर। एक ब्रीफ में नोट करके राहुल इनको शेयर कर दीजिएगा कि ये मे प्रिज्यूम के प्रोविजंस हैं, ये सेल प्रिज्यूम के हैं। ये हमें बहुत काम देंगे जब हम डिस्कशन करेंगे ना आगे, तो हमें वहाँ पर काम देंगे, क्योंकि ये टॉपिक मैं यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ब्रीफ बताने की ज़रूरत थी आपको कि आपको पता चले कि ये प्रोविजंस जो हैं अंडर द प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल प्रिज्यूम्ड यूटिलाइज कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, और मैंडेटरी है कि ये प्रिजम्पशन लिया जाए जब कभी भी कोई प्रोसीडिंग चल रही है, वो सिविल हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, वहाँ पर इनको प्रिजम्पशन लिया जाए और इनका प्रिजम्पशन का यूज़ किया जाए। तो इसे आप लोग एक बार शेयर कर देंगे। बाकी मैं अगर बहुत ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो मैंने अलग किया था इन चीज़ों को, जिसमें अगर मैं बात करूं तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप जानना चाहेंगे, जैसे कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, प्रिजम्पशन ऑफ, अगर आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। क्या किए जा सकते हैं? यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनको आप लोग नोट कर लेंगे। टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीके का, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, दैट इज़ अ नेचुरल, दैट इज़ अ एक तरीके का ये कंक्लूसिव, इसको हम कह सकते हैं कि ये लीगल प्रिजम्पशन है। क्या है ये शशांक? इसको सेल प्रिज्यूम मान सकते हैं, क्योंकि हर कोर्ट में जो क्रिमिनल जो हमारा प्रूफ ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो क्या है, इनोसेंस ऑफ गिल्ट को ध्यान में रखा जाएगा। तो ये माना जाएगा कि प्रिजम्पशन ऑलवेज इन द फेवर, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ऑलवेज इन द फेवर ऑफ द एक्यूज पर्सन, एंड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं होगा तब तक वो इनोसेंट माना जाएगा। तो दिस इज अ लीगल प्रिजम्पशन एंड इट इज अ सेल प्रिज्यूम अनलेस और अनटिल इट इज नॉट अ डिस्प्रूव्ड। इज इट क्लियर? ये है या नहीं है? यस सर। हाँ जी। सेकेंड इज प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी, जिसके बारे में हमने बात करी, दैट इज अ कंक्लूसिव एंड रिबेटेबल। क्या है ये? कंक्लूसिव एंड रिबेटेबल, कंक्लूसिव एंड रिबेटेबल, ठीक है। इसके साथ ही हम बात करेगा प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। तो ये क्या है? दिस इज ऑल्सो प्रिजम्पशन, दिस इज अ कंक्लूसिव प्रूफ है एक तरीके का। कैसा है ये? कंक्लूसिव प्रूफ है ये कि डेथ मानी जाएगी अगर ये वाला एग्जिस्टेंस पता चल जाए। कितने दिन के अंदर? अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक अगर नहीं अगर मिल रहा है, नहीं अगर पता चला है, तो क्या माना जाए वो? इसको सेल, इसको दिस इज नॉट कंक्लूसिव, ये कैसा सेल प्रिज्यूम है ना शशांक? दिस इज अ यस सर, सेल प्रिज्यूम। ये सेल प्रिज्यूम है कि कोर्ट को मानना पड़ेगा कि इसकी डेथ हुई है। अगर नहीं मानेगा तो जो व्यक्ति कह रहा है नहीं है इसकी डेथ हुई, वो आकर के प्रूव करे आके। क्यों? इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या है ये? दिस इज ऑल्सो सेल प्रिज्यूम। इसके साथ ही प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, लाइफ का भी प्रिजम्पशन वैसा ही है कि 30 साल तक अगर कोई जान पहचान के लोगों को नहीं दिखता है, आसपास कहीं नहीं पाया जा रहा है, कोई जानकारी नहीं मिल रही है, तो माना जाएगा कि क्या है वो, क्या हुआ है उसकी, वो जिंदा नहीं है ना। क्यों नेहा? लाइफ और डेथ, लाइफ और डेथ का 2 प्रिजम्पशन दिया गया, दैट इज ऑल्सो सेल प्रिज्यूम बात की गई है। इसके साथ ही प्रिजम्पशन ऑफ क्या लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। सर हाँ जी, हाँ जी। ये लाइफ एंड डेथ वाला आई थिंक वो मे प्रिज्यूम में फॉल कर रहा है। 107 एंड 108 यही तो है। हाँ जी, एक बार देखिएगा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ अभी, एक बार सेक्शन रीड करेंगे जब हम, तो हम बात कर लेंगे उसको। तो हमने बताया कि ये कुछ प्रिजम्पशन है जिनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि कब माना जाएगा कि ये प्रिजम्पशन लिया जा सकता है, कैसे लिया जा सकता है। तो मैंने आपको बात की कि प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, कि कोई भी अगर कोई कहता है कि सेक्शन 3 में ये लिखा गया है,
तो कोर्ट उसी समय ये चेक नहीं करने लगेगा कि सेक्शन 3 में नहीं लिखा गया है ये क्या माना जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है। अगर किसी प्रोविजन को चैलेंज किया जाए, अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ को अगर चैलेंज किया जा रहा है, तो सबसे पहला फेवर किसके पक्ष में रहेगा? प्रिजम्पशन क्या होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, ये वैलिड है। दिस इज अ लीगल प्रिजम्पशन, एक तरीके का ये प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि ये क्या है, लीगल होगा, क्योंकि अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है कुछ सोच समझ के बनाया होगा। क्यों नेहा? Yes, अगर sir. पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है तो सोच समझ के बनाया होगा। कोर्ट उसको देखते ही नहीं कह देगी कि नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नहीं, इसको माना जाएगा दिस इज अ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। एंड प्रिजम्पशन ऑफ द पोजीशन, सेक्शन 110 जो कि आपको बताता है कि 110 में कि क्या है, पोजीशन इज द प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ ओनरशिप। जिसके पास पोजीशन है, प्राइमा फेसाई माना जाएगा कि पोजीशन, उसकी ओनरशिप भी उसी के पास है, तो पोजीशन इज प्राइमा फेसाई प्रूफ ऑफ ओनरशिप। तो ये भी एक प्रिजम्पशन है। और ये सारे प्रिजम्पशंस हैं जिनके ऊपर अगर हम चाहेंगे तो थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे, एक ब्रीफ सेक्शन को नोट करते हुए और इसका एक नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। दिस क्वेश्चंस में भी आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, यहीं से प्रिजम्पशंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेक्शन जब हम डिस्कस करेंगे तो जरूर बात करेंगे। इज इट क्लियर? हम जब प्रिजम्पशन में, अब जब दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जब सेक्शन में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, जो मेजर सेक्शंस हैं उनको अलग करके हम बाइफरकेट करके डिस्कस करेंगे, तो आपके ये आंसर्स सारे आ जाएंगे। इज इट क्लियर नेहा? Yes, जो sir. यहाँ पर हमने ब्रीफ में डिस्कस किया है, तो ये ब्रीफ में डिस्कस हो गया है। वहाँ पर जब हम बात करेंगे मे प्रिज्यूम की, तो सेक्शन अलग करके, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, तीनों अलग करके डिस्कस करेंगे। तो जो मैंने ये बताए हैं आपको प्रिजम्पशंस, इनके सारे आंसर्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर? हाँ जी। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू आज के लिए। और ये आज का जो टॉपिक आपका था, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ये कंप्लीट हुआ। इंटरप्रिटेशन था एक तरीके का। बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये टॉपिक मैंने पूरा नहीं किया है, क्योंकि पूरा करने के लिए आपको फिर पूरे प्रोविजन डिस्कस करने पड़ते हैं। क्यों वर्णिका? वो पूरे प्रोविजन का मतलब कि एक एक प्रोविजन मे का उठा करके, सेल का उठा करके और वैसे करना होगा, लेकिन ये अलग एक टॉपिक ही है प्रिजम्पशन, तो हम बात करेंगे। ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों के लिए आज मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, कुछ लखनऊ निकलना है, तो आपकी क्लास शायद मुझे लगता है कि 16 को शाम से स्टार्ट होगी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? तब तक के लिए आप लोग अपने ये बैकलॉग इकट्ठे हैं जो, वो कर लीजिए। आपको मैंने कॉन्ट्रैक्ट का कंटेंट भेज दिया है और कुछ MCQ भेज दिए हैं। कोशिश करिए कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ने की भी कोशिश करिए। ठीक है? Sir, will we have our evidence class or not? In the morning. मॉर्निंग में एविडेंस की क्लास नहीं है, और अब आपकी क्लास जो होगी वो शायद 16 की इवनिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओके सर। हाँ जी। और कॉन्ट्रैक्ट का आप लोगों को शायद कंटेंट कुछ मिला है, या वो आप एक बार देखेंगे, और MCQ मिले हुए हैं वो आप देखेंगे। बाकी और तो कुछ है नहीं ऐसा। बाकी लेक्चर्स कुछ पब्लिक कर दिए हैं मैंने, अधिकतर पब्लिक किए हुए हैं आप लोगों के लिए, तो कोशिश करिए कि आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, और जो बचे हुए हैं उन्हें पब्लिक कर दूंगा मैं। और ये 16 तक के लिए पब्लिक हैं। ठीक है? आप लोग कोशिश करिए कि कंप्लीट करिए उन्हें। ठीक है? जी सर। हाँ जी। वो SRA लिमिटेशन पार्टनरशिप सारे ही लेक्चर पब्लिक किया है मैंने। आप जिसको भी जो कवर करना है वो कवर कर सकता है अभी 5 दिन के लिए, जब तक मैं 16 को वापस आऊँगा तब तक के लिए। ठीक है? कोशिश करिए कि आप कंप्लीट करें, और अपने जो भी डाउट्स हैं उनको कंप्लीट कर लें वहाँ पर। ठीक है? तो सर मॉर्निंग के लेक्चर नहीं होंगे? हाँ जी, मॉर्निंग में अभी लेक्चर नहीं होंगे नेहा। मॉर्निंग में एक्चुअली Okay, मैं sir. वहाँ पर रहूँगा तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, जाने आने में फिर वो क्लास हो नहीं पाती एक्चुअली नेहा। इट्स ओके सर। हाँ, वो ऐसा नहीं, मैं ट्राई करूँ तो क्लास ले सकता हूँ, लेकिन वो रिदम नहीं रहता है, फिर समझ रहे हो, दूसरी जगह पर जाने पे हाँ सर। उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, या फिर अपने पास जो अवेलेबिलिटी होती है सारी चीज़ों की वो यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं रहता उतना, फिर मैनेज करो तो क्लास उतना इफेक्टिव क्लास नहीं हो पाता, और मुझसे होता भी नहीं फिर। तो इसलिए कोई बात नहीं है, आप लोग कोशिश करिए कि जो आपके बैकलॉग हैं वो कंप्लीट करिए, कंटेंट। सर आप मुंबई कब आ रहे हैं? देखते हैं, मुंबई बुलाएगा मुंबई तो मुंबई आएंगे। ठीक है? क्योंकि जो जहाँ बुलाता है वहीं जाना होता है। अभी तो लखनऊ बुला रहा है। ठीक है?
ओके सर, हाँ ओके ओके, ठीक है चलिए, ओके लेट्स थैंक यू सो मच सर। ओके हाँ, Thank you, लोकल sir. लोकल लॉज इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लौट के आने के बाद लोकल लॉज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, करेक्ट, Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम वेलकम। Thank you.